हेलो फ्रेंड्स, टीम समर इंस्टीट्यूट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था पे हम लोग डिटेल से जानेंगे, बाल्यावस्था के सभी समस्त पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और बाल्यावस्था को समझते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद की अवस्था बाल्यावस्था होती है और इसका जो मुख्य आयु वर्ग है ये 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसको दो भाग में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे देखेंगे कि शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। बाल्यावस्था में आने तक बालक इतना परिपक्व हो जाता है कि वह अपने आसपास के वातावरण से पूर्ण रूप से परिचित नहीं रहता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और बहुत सारी चीज़ों को वो समझता है। बाल्यावस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, ठीक है। मानव जीवन का स्वर्णिम काल बाल्यावस्था ही होती है, क्योंकि बाल्यावस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था होती है। यह बालक की निर्माणकारी अवस्था है जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इस अवस्था में वह जिस व्यक्तित्व एवं सामाजिक व्यवहार को तथा शिक्षा संबंधी बातों को सीखता है वह उसके भावी जीवन की आधारशिला रखता है। बालक के शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास की नींव बाल्यावस्था में ही मजबूत होती है, जो आगे चलकर उसे एक परिपक्व मानव बनाती है। बाल्यावस्था में जो व्यवहार बालक के साथ किया जाता है उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर दूरगामी प्रभाव डालता है। तो बाल्यावस्था के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि बाल्यावस्था में उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा विद्यालय में कटता है, विद्यालय परिवेश से वह होकर के गुजरता है। तो विद्यालय परिवेश में जिस प्रकार का उसे परिवेश मिलता है वह उसे उसके जीवन का आधार बनता है। मानव जीवन में बाल्यावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोन्स, सिम्पसन एवं ब्लेयर का कहना है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था और कोई नहीं है। शैक्षिक जो जीवन चक्र हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो उसकी पहली कड़ी बाल्यावस्था है। जब वो 6 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश लेता है, विद्यालय के वातावरण से, विद्यालय के परिवेश से उसका इंटरेक्शन होता है और आगे के जो 6 वर्ष हैं, 6 से 12 का जो आयु वर्ग है किसी भी मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो सिम्पसन एवं ब्लेयर ने क्या कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती हैं। तो इस अवस्था में शिक्षक का दायित्व सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल शिक्षक निभाते हैं इस अवस्था में बालकों के विकास में। और बालक का यदि विकास नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि उस बालक की विफलता नहीं है, बल्कि उस बालक को जो शिक्षा का तंत्र देने वाला था वह पूरा तंत्र ही विफल हो गया है। उसमें शिक्षक सबसे प्रमुख हैं, शिक्षकों की असफलता है, साथ ही साथ समाज की भी असफलता है, सरकार की भी असफलता है। तो यहाँ पे देखेंगे बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। यह अवस्था आगे आने वाले जीवन की तैयारी की अवस्था होती है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है इसे समझेंगे, क्योंकि बाल्यावस्था एक ऐसा स्टेज है जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास शुरू हो जाता है। शैशवावस्था से ही हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में और भी ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इसमें शारीरिक विकास में देखेंगे कि बच्चों का भार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और इसमें बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। इस अवस्था में बालिकाओं का भार बालकों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था जल्दी आ जाती है। बालिकाओं के वजन में 9 से 12 वर्ष के बीच वृद्धि की दर जो है वो काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी तेज होती है और प्रति वर्ष लगभग 14 पाउंड
इससे बढ़ोतरी हो जाती है। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि 1 पाउंड बराबर 0.454 kg होता है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करके केजी में देख सकते हो कि 1 पाउंड का जब इतना है तो 14 पाउंड का कितना होगा। लंबाई की बात करें तो लंबाई में होने वाली वृद्धि व्यक्तिगत भिन्नताओं, संतुलित भोजन, पर्यावरण, बीमारी एवं आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करती है। यदि किसी बच्चे में आनुवंशिक फैक्टर है तो जिस प्रकार के उनके पूर्वजों की लंबाई रही है, बच्चे की लंबाई भी उसी तरह के रहने की संभावना होती है। साथ ही साथ संतुलित भोजन यानी कि पोषण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि पोषण ना मिले तो बच्चे का शारीरिक विकास उतना नहीं हो पाएगा। हड्डियाँ, अब हड्डियों की बात करें तो इस अवस्था में आते आते हड्डियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इनकी संख्या 270 से बढ़कर के 350 हो जाती हैं। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं की हड्डियों में दृढ़ता आनी प्रारंभ हो जाती है, मजबूती आनी शुरू हो जाती है। दांत की बात करें तो लगभग 6 से 7 वर्ष में बालक एवं बालिकाओं में दूध के दांत टूटने लगते हैं तथा उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12-13 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। हालांकि 32 दांत आने में काफ़ी वक्त लगता है। अन्य अंगों का विकास बाल्यावस्था के प्रारंभ से लेकर के अंत तक बालक एवं बालिकाओं के सभी अंगों का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक तीव्र गति से विकास होता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की बात करें तो अब मानसिक विकास के ऊपर चर्चा करते हैं कि बालक का मानसिक विकास बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की सोचने की क्षमता, उसके समझने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, साथ ही साथ जिज्ञासा की क्षमता, चिंतन आदि करने की क्षमता से है। तो बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बालक की मानसिक विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। बाल्यावस्था का जो प्रथम वर्ष होता है अर्थात छठा वर्ष जो है उसमें बालक सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बिना रुके 15 तक की गिनती कर सकता है, समाचार पत्रों में बने हुए चित्रों के नाम बतला सकता है। 7वें वर्ष की बात करें तो 7वें वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने में सक्षम होता है तथा विभिन्न वस्तुओं में समानता एवं अंतर बतला सकता है कि 2 अलग अलग वस्तुएं हैं तो वो कह देगा कि ये दोनों वस्तुएं एक जैसी नहीं हैं, और यदि एक जैसी हैं तो कहेगा कि दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं। 8वें वर्ष में 17 से 18 शब्दों के वाक्यों को दोहराने के साथ साथ छोटी छोटी कहानियों एवं कविताओं को कंठस्थ करके सुनाने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस आयु वर्ग तक में वह जो है छोटी छोटी कहानियों को याद कर लेता है, साथ ही साथ कविताओं को भी याद कर लेता है। 9वें वर्ष में दिन तारीख बताने के साथ साथ पैसे गिनने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। अब वह पैसों का जोड़ हिसाब कर सकता है। 10वें वर्ष में बालक 3 से 4 मिनट में 60 से 70 शब्द कह पाने में सक्षम हो जाता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। जिज्ञासा तो कूट कूट करके भरी होती ही है। निरीक्षण शक्ति, चीज़ों को परखने की क्षमता का विकास हो जाता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान एवं निरीक्षण द्वारा वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। 12वें वर्ष में बच्चा विभिन्न परिस्थितियों की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है कि जो उसके सामने परिस्थितियां हैं उसके पीछे का कारण क्या है। इसमें विवेक एवं बुद्धि होने के कारण दूसरों को सलाह भी दे सकता है। फिर है बाल्यावस्था, बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में अभिभावकों एवं शिक्षकों को बालक के प्रति ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह काल ऐसा होता है जिसमें बालक का मानसिक विकास पूर्णता की कगार पर होता है। अब आगे देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बालक लगभग 6 वर्ष की अवस्था में पारिवारिक वातावरण से निकल करके विद्यालय के संपर्क में आ जाता है। अब विद्यालय में जब वो आता है तो विभिन्न परिवेश से आए हुए बच्चे उसके दोस्त बनते हैं, उसके साथी बनते हैं। साथ ही साथ वहाँ के जो शिक्षक होते हैं एवं अन्य विद्यालय के जो सदस्य होते हैं, तो पूरा विद्यालय परिवार के साथ वह भी विद्यालय परिवार का एक हिस्सा बन जाता है, एक सदस्य बनता है। और वहाँ से उसकी सामाजिक
अंतःक्रिया शुरू होती है और समाज के संदर्भ में वह विभिन्न बातों को सीखता है, अलग अलग तरह के रिश्ते निभाना सीखता है, उसकी दोस्ती होती है, वो शिष्य बनता है, गुरु शिष्य के बीच का संबंध उसके सामने आता है। तो बहुत तरह की नई नई चीज़ों को वो समझता है विद्यालय के परिवेश में आने के बाद। तो बालक के लिए विद्यालय का जो वातावरण होता है वह घर की अपेक्षा बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। विद्यालय में बालक सामाजिक नियम सीखने के साथ साथ नए मित्रों के साथ संपर्क स्थापित करना सीखता है। वह विद्यालय में होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेता है, वहाँ से उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बालक में चंचलता होने के कारण वह किसी भी मित्र मंडली का सदस्य बन जाता है और यह मित्र मंडली उसे उचित अनुचित कार्यों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिससे बालक को सामाजिक विकास की नई दिशा मिलती है। इस अवस्था के अंतिम काल को टोली अथवा समूह की आयु कहा गया है। टोली अथवा समूह की आयु, वह अपने समूह के नियमों एवं आदर्शों का निष्ठा से पालन करता है। परिणामतः बालक में स्वतंत्रता, सहायता एवं उत्तरदायित्व के गुणों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में नेता बनने की भावना ज़्यादा दिखाई पड़ती है। अच्छे गुणों के आधार पर वह प्रशंसा का पात्र बन जाता है और अपने समूह का नेता चुन लिया जाता है। बालक अच्छे एवं बुरे किसी भी समूह के सदस्य बन सकते हैं। अच्छे कार्यों में लिप्त समूह को समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा अवांछित कार्यों में लीन समूह समाज में निंदा का पात्र होता है। तो इस प्रकार से बच्चों में ये सारी भावनाएं विकसित होती हैं। इस काल में बालक को अपने प्रिय कार्यों में अत्यधिक रुचि हो जाती है, जो बालक एवं बालिकाओं में अलग अलग होती है। इसी प्रकार बालक में अपने आस पड़ोस के स्थानों, घटनाओं एवं व्यक्तियों के बारे में जानने की रुचि उत्पन्न हो जाती है और उनके बारे में अपने मित्रों को बताकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस प्रकार बाल्यावस्था के बालक के वांछित एवं अवांछित व्यवहार में निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रकार वह एक सामाजिक प्राणी बनने की दिशा में अग्रसर होता है। अब इसके बाद है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। उसका संवेगिक विकास कैसा होता है, उसके संवेगों पर क्या प्रभाव पड़ता है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे देखेंगे कि बालक की बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है। संपूर्ण बाल्यावस्था में बालक के संवेगों में अस्थिरता देखने को मिलती है। एक जैसा वो स्थिरता देखने को नहीं मिलता बल्कि अस्थिरता देखने को मिलती है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार से होने लगती है। संवेगों में सामाजिकता का भाव आने से समाज के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित होने लगता है। इस प्रकार वह संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना सीखने लगता है। भाषा ज्ञान सुदृढ़ होने से वह अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करना प्रारंभ कर देता है। इसके साथ ही बालक के अंदर भय के संवेग भी सक्रिय हो जाते हैं, परंतु उसमें उत्पन्न भय शैशवावस्था से भिन्न होता है। यह भय उसके भविष्य में सफलता की चिंता, अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा कड़े व्यवहार से जुड़ा होता है। यदि उसके अभिभावक स्ट्रिक्ट हैं तो वह भयभीत रहता है घर के वातावरण से, और यदि उसके कोई शिक्षक स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पीटने वाले हैं, डांटने वाले हैं, तो उन शिक्षक के साथ वो सहम करके बात करता है, उसके अंदर भय की भावना आ जाती है। इसी प्रकार बालक में निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जिज्ञासा, स्नेह के भाव एवं प्रफुल्लता के संवेग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार बालक के चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में संवेगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः शिक्षकों एवं अभिभावकों को उनके संवेगों के उचित दिशा में विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि बालक के चरित्र एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। इस अवस्था में खास करके शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि उनमें अच्छे संस्कार डाले जाएं। अब देखेंगे कि बाल्यावस्था में प्रदर्शित संवेग किस प्रकार के होते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक में अनेक नए संवेगों का प्रादुर्भाव होता है। इस अवस्था में बालक में प्रदर्शित होने वाले कुछ प्रमुख संवेग इस प्रकार से हैं: भय, क्रोध, ईर्ष्या, आकुलता, स्नेह, हर्ष, प्रेम और प्रसन्नता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि बालकों में सांवेगिक विकास कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ता है।
अब समझेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से हम बच्चों को शिक्षा दें बाल्यावस्था की आयु में, और उनके सांवेगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए, शारीरिक विकास और मानसिक विकास की को जितने भी पहलुओं पर अभी हम लोगों ने चर्चा की, उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम कैसे उन्हें शिक्षा प्रदान करें। तो बाल्यावस्था बालक के जीवन की आधारशिला होती है, अतः यह आवश्यक है कि बालक के विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शिक्षा एवं विकास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं। जितना ज़्यादा शिक्षा बच्चों को मिलेगी, उनका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। अतः बालक की शिक्षा की उचित व्यवस्था का दायित्व न केवल शिक्षक पर होती है, वरन माता पिता तथा समाज के ऊपर भी है। उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक विकास पर ध्यान दें, बाल मनोविज्ञान पर ध्यान दें, मानसिक स्तर पर ध्यान दें, संवेगात्मक विकास पर ध्यान दें। इन सारी बातों पर जब हम लोग ध्यान देंगे और उसके अनुरूप बच्चों के अनुरूप शिक्षा का पैटर्न, शिक्षा का ढांचा विकसित करेंगे और शिक्षण के तरीके विकसित करेंगे एक शिक्षक के रूप में, तो ही हम अच्छे से बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति का विकास, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास, रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास, है ना। बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास बेहद ज़रूरी है, और इस अवस्था, यह ऐसी अवस्था होती है जब उनमें रचनात्मकता कूट कूट करके भरी होती है। ज़रूरत होती है तो बस उन्हें उभारने की। इस अवस्था में बालक जो है वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने व समझने की जिज्ञासा अधिक रखते हैं। वे अपने खेलने की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कुछ हमेशा नया बनाने की चेष्टा करते रहते हैं। तो उनकी इस रचनात्मकता को विकसित करने के लिए विद्यालय एवं घर में विभिन्न रचनात्मक कार्यों का आयोजन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में बाल्यावस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, साथ ही साथ बाल्यावस्था में किस प्रकार से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने की। तो उम्मीद है कि बाल्यावस्था का टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन सभी को जानकारी मिल सके। हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो आइए मिलकर के एक नया समाज बनाते हैं, एक नई दुनिया बनाते हैं, नए नए सपने देखते हैं और अपने समाज में एक अपना योगदान देने के लिए, शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।